ग्लोकोमा ऑन द अदर हैंड बहुत एक गंभीर बीमारी है। ग्लोकोमा के अंदर आँख का प्रेशर बढ़ने के कारण आँख की जो नस है, जो ब्रेन से और आँख तक रोशनी लाने ले जाने का काम करती है, उस नस पे डैमेज होता है। एंड नस पे डैमेज होने की वजह से हमारा जो विजुअल फील्ड है, विजुअल फील्ड दैट मीन्स व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, मैं इतनी दुनिया देख सकती हूँ, राइट? ये मेरा विजुअल फील्ड है। इस विजुअल फील्ड का डैमेज होने लगता है ग्रेजुअली। तो ये क्यों हो जाता है काला मोतियाबिंद किसी भी इंसान में? काला मोतिया के जो मेन कारण है दैट इज़ जेनेटिक और हेरिडिटरी। जैसे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, तो आपको होने का रिस्क है। कुछ आँखों की बीमारियाँ काला मोतिया कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो काला मोतियाबिंद कर सकती हैं। आँख में चोट लगने से काला मोतियाबिंद हो सकता है। तो अगर उनमें कुछ अर्ली साइंस दिखने लगे तो वो कैसे समझे कि हाँ ग्लोकोमा या फिर काला मोतिया तो नहीं बन रहा? एक्यूट ग्लोकोमा का अटैक कहते हैं, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा कहते हैं। ठीक है। इसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, आई पेन, आई में रेडनेस, आंखों से पानी आना, ब्लरी विजन हो जाना, या अगर आप किसी लाइट सोर्स की तरफ देखते हैं तो लाइट सोर्स की तरफ इर्द गिर्द आपको कलर्ड हेलोज यानी इंद्रधनुषी रंग दिख सकते हैं। अच्छा। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ ग्लोकोमा। मतलब एक बार अगर किसी को काला मोतियाबिंद हो गया तो वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता या खत्म नहीं हो सकता? तो ये प्रेशर्स जो हैं आपके बढ़ने के कारण ये डैमेज धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। हम उसको स्लो कर सकते हैं विद आवर ट्रीटमेंट। स्टॉपिंग इज़ नॉट पॉसिबल। हम उसे 100% तरीके से स्टॉप नहीं कर सकते हैं कि नहीं आगे डैमेज नहीं होगा। वी कैन डेफिनेटली स्लो इट डाउन टू अ सर्टेन लेवल। उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। कैसे होता है ये ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट? सो इसमें सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, आँख का प्रेशर देखा जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज होती है हमारे आँख के प्रेशर की वो 10 से लेके 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बीच में रहती है। यू जस्ट हैव टू कीप योर चिन ऑन अ मशीन, चिन रेस्ट, एंड मशीन एक आँख की फोटो लेती है। अच्छा। ओके, इसमें आँख को टच नहीं किया जाता है, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, कोई रेडिएशन का रिस्क नहीं रहता है। सेकेंड टेस्ट इज़ फील्ड टेस्ट। जो हमने विजुअल फील्ड की बात की कि हमारी कितनी दुनिया हम देख पा रहे हैं, तो हम इस फील्ड में कितने डिफेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स बन रहे हैं, कितना डैमेज हो रहा है, इसको फंक्शनली डिटेक्ट कर सकते हैं। एक आंख में हुआ रहता है डॉक्टर, तो ज़रूरी है कि दूसरी आंख भी अफेक्ट होगी या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आंख अफेक्टेड है या सिर्फ एक आंख में हो सकता है? सो मोस्टली ग्लोकोमा बायलेटरल होता है। जो चेंजेस एक आंख में हो रहे होते हैं वो चेंजेस दूसरी आंख में भी रहते हैं। देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ एसिमेट्री कि एक आंख में ज़्यादा चेंजेस हैं, एक आंख में कम चेंजेस हैं, बट मोस्टली ये बायलेटरल डिजीज़ है। और अगर एक बार ग्लोकोमा हो गया तो क्या आई डैमेज जो है वो परमानेंट के लिए हो जाता है? बिल्कुल, जितना डैमेज ऑलरेडी विजुअल फील्ड पे, ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर पे हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। अंधा होने का भी खतरा होता है काला मोतियाबिंद में? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये पेरिफेरल विजन जो यहाँ से आ रहा है कभी ना कभी तो सेंटर में भी जाएगा। इसका जो लास्ट स्टेज होता है जिसे हम टनल विजन कहते हैं कि बस आप जहाँ देख रहे हैं आपको वही चीज दिखेगी। तो टनल विजन इज द लास्ट स्टेज ऑफ ग्लोकोमा, और अगर आप इसको भी क्रॉस कर जाओगे तो यू कैन एंड अप ब्लाइंड। आपको पता है इंडिया में आज के समय में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो काला मोतियाबिंद से अफेक्टेड हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आंखों को धीरे धीरे डैमेज करती है, और सबसे चिंता की बात यह है कि 90% केसेस में इसके सिम्टम्स सीधे लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। अब ऐसे में जब अर्ली स्टेज में ग्लोकोमा जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो आंखों को तो डैमेज करता ही है, इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काला मोतियाबिंद सफेद मोतियाबिंद से कितना अलग है ये जानना भी जरूरी है। इसके लक्षण हम समय रहते कैसे पहचान सकते हैं, इसको बचाने के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं या नहीं, और अगर एक बार ये हो गया तो इसका इलाज क्या है। आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हम इन्हीं सब चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पायल गुप्ता, जो कि कंसल्टेंट है ऑप्थेमोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक काला मोतियाबिंद के बारे में हर डिटेल जानकारी जो है वो पहुंचा सके। सबसे पहले डॉक्टर, आप हमें यही बताइए कि अक्सर लोग जो है वो काला मोतियाबिंद और सफेद मोतियाबिंद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ग्लोकोमा और कैटरेक्ट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसी से हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सो कैटरेक्ट इज सफेद मोतियाबिंद एंड ग्लोकोमा इज काला मोतियाबिंद।
सफ़ेद मोतियाबिंद बेसिकली जो हमारी आँख का लेंस होता है, पारदर्शी लेंस जो इमेज को फोकस करता है रेटिना पे, उसमें सफ़ेदी आने के कारण, उसका पारदर्शीपना चले जाने के कारण कैटरैक्ट होता है। इट्स अ सिंपल रिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इसमें हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसमें मोतियाबिंद आँख से निकाला जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर डाल के वी कैन गिव ऑलमोस्ट 100% विजन रिस्टोरेशन। हम ऑलमोस्ट पेशेंट को जैसा उसको कैटरैक्ट के पहले था वैसा विजन दे सकते हैं। ग्लोकोमा ऑन द अदर हैंड बहुत एक गंभीर बीमारी है। ग्लोकोमा के अंदर आँख का प्रेशर बढ़ने के कारण आँख की जो नस है जो ब्रेन से और आँख तक रोशनी लाने ले जाने का काम करती है, उस नस पे डैमेज होता है। एंड नस पे डैमेज होने की वजह से हमारा जो विजुअल फील्ड है, विजुअल फील्ड दैट मीन्स व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, मैं इतनी दुनिया देख सकती हूँ, राइट? ये मेरा विजुअल फील्ड है। इस विजुअल फील्ड का डैमेज होने लगता है ग्रेजुअली। सो ग्लोकोमा के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आँख का प्रेशर बढ़ना, ऑप्टिक नर्व यानी आँख की जो नस है जो रोशनी लेकर आती है उस पर डैमेज होना, और उसकी वजह से हमारे विजुअल फील्ड का लॉस होना। ओके, तो सो दैट इज ग्लोकोमा। कैटरैक्ट जहाँ रिवर्सिबल है, हम वापस पेशेंट को रोशनी दे सकते हैं। ग्लोकोमा वहीं इरिवर्सिबल है, जो डैमेज नर्व सेल में हो जाता है वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। इट इज परमानेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब ग्लोकोमा जो है यानी काला मोतियाबिंद जो है वो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है। तो ये क्यों हो जाता है काला मोतियाबिंद किसी भी इंसान में? काला मोतिया के जो मेन कारण है दैट इज जेनेटिक और हेरिडिटरी। जैसे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, तो आपको होने का रिस्क है। कुछ आँखों की बीमारियाँ काला मोतिया कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो काला मोतियाबिंद कर सकती हैं। आँख में चोट लगने से काला मोतियाबिंद हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा डेंजरस इसमें हेरिडिटरी पार्ट है, बिकॉज उसमें आप अनअवेयर हो। पता नहीं, चोट लगने की वजह से या दवाइयों पे होने की वजह से या आंखों में कोई और बीमारी होने की वजह से आप ऑलरेडी एक अंडर स्क्रूटनी रहते हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको डायग्नोज करना इजी है। पर जिन केसेस में जिनको पता नहीं है कि उनको कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है आंख में, उनके लिए पता कर पाना मुश्किल होता है। सो दैट इज वाई जो हमारा स्क्रीनिंग है या जो हमारा पता लगाना कि ग्लोकोमा जल्दी स्टेज पे पता चल जाए, वो जरूरी है। अपैरेंटली नॉर्मल पॉपुलेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको ये नहीं पता कि उन्हें कोई काला मोतिया होने का रिस्क है भी या नहीं। आपने जैसे कहा कि पहले तो जेनेटिक और हेरिडिटरी है, यानी कि अगर घर परिवार में किसी को काला मोतिया पहले से था तो आप में भी रिस्क है। दूसरा आपने कहा कि आंखों की कोई बीमारी है तो भी काला मोतिया बन सकता है। कौन सी बीमारी आंखों की? जैसे आंखों में अगर सूजन है, जिसे हम यूवियाइटिस कहते हैं। अगर कैटरैक्ट यानी सफेद मोतिया को हम लंबा पकने दें और वो आंख में इतना ज्यादा पक के डैमेज करे, तो वो भी ग्लोकोमा में रिजल्ट कर सकता है। आंख की पर्दे की कुछ बीमारियां, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये भी ग्लोकोमा कर सकती हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से? बिल्कुल हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन टू इट। आंख में चोट लगने के कारण, जैसे कई बार बॉल लग गई आंख में या आप गिर गए, आंख के अंदर कोई ऐसे डैमेज हुए जो आपके आंख के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, दे कैन रिजल्ट इन ग्लोकोमा। ये सारे हो सकते हैं कारण। आपने जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन का कहा, तो जिनके अनकंट्रोल डायबिटीज या बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उनमें रिस्क है काला मोतिया का? डायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ना काला मोतिया का रिस्क बढ़ाता है। देयर आर स्टडीज फॉर दैट। बट डायबिटीज जो है, शुगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आंखों में ग्लोकोमा करने की। एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज की वजह से अगर आंख की नस में या पर्दे में कोई डैमेज होता है, वो इन टर्न ग्लोकोमा कर सकता है। सो दैट इज वाई ऑल पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दे शुड बी अंडरगोइंग रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है। ऐसे में डॉक्टर, अगर जिन लोगों को पता है कि वो रिस्क पर हैं, कि हाँ हमारा फैमिली हिस्ट्री है, हमारा अनकंट्रोल जो है शुगर रहता है या ब्लड प्रेशर है या आंखों की बीमारी या चोट भी लगा हो कभी भी, तो अगर उनमें कुछ अर्ली साइंस दिखने लगे तो वो कैसे समझे कि हाँ ग्लोकोमा या फिर काला मोतिया तो नहीं बन रहा? सो सिम्टम्स और साइंस ऑफ ग्लोकोमा समझने के लिए पहले हमें ग्लोकोमा को समझना पड़ेगा कि ग्लोकोमा कैसे होता है, क्या है। अब पहली चीज तो हमने जानी है एंगल क्लोजर और ओपन एंगल। एंगल क्लोजर और ओपन एंगल का क्या मतलब है? आप ये सोचो कि एक ड्रम है, दिस इज अ ड्रम, बंद ड्रम है, उसमें एक इनलेट है, नल है जो पानी अंदर दे रहा है, और एक आउटलेट है जो नली से पानी बाहर बह रहा है। आंख के अंदर या ड्रम के अंदर वो एक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए जितना नल से पानी आ रहा है उतना ही नली से बाहर बहना चाहिए। जब तक ये बैलेंस बना रहेगा, प्रेशर भी आंख का मेंटेन रहेगा।
अगर ये बैलेंस कहीं भी हिल जाता है, या तो पानी ज़्यादा आ रहा है या पानी कम निकल रहा है, तो ये प्रेशर रिवर्स हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो अगर नल से पानी तेज आ रहा है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज ओपन एंगल ग्लोकोमा, यानी कि प्रोडक्शन ही ज़्यादा है, पानी ही ज़्यादा है, जिसने ड्रम के अंदर के प्रेशर को बढ़ा रखा है। अगर बाहर का आउटलेट ब्लॉक्ड है, नली ब्लॉक्ड है, दैट मीन्स कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से पानी बह नहीं पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा जो होते हैं वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, दे डोंट हैव एनी साइंस और एनी सिम्टम्स फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए मैक्स टू मैक्स सिम्टम हो सकता है अ लिटिल बिट ऑफ हेडेक, दैट्स इट। इसके अलावा ओपन एंगल ग्लोकोमा के अर्ली सिम्टम्स नहीं होते हैं, साइंस हो सकते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स आर डिफरेंट। सिम्टम्स जो पेशेंट फील करता है, साइन जो डॉक्टर रिकॉग्नाइज करता है। तो सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन साइंस हो सकते हैं। दैट इज वाई अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने पेशेंट को देखा और हमने उसको एक ग्लोकोमा स्क्रीनिंग के थ्रू डाला तो हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ इसमें ग्लोकोमेटस चेंजेस आ रहे हैं। एंगल क्लोजर ऑन द अदर हैंड काफी टाइम किसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जिसको हम एक्यूट ग्लोकोमा का अटैक कहते हैं, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा कहते हैं। इसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, आई पेन, आई में रेडनेस, आंखों से पानी आना, ब्लरी विजन हो जाना, या अगर आप किसी लाइट सोर्स की तरफ देखते हैं तो लाइट सोर्स की तरफ इर्द गिर्द आपको कलर्ड हेलोज यानी इंद्रधनुषी रंग दिख सकते हैं। अच्छा, सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ ग्लोकोमा। तुरंत अगर होता है, तुरंत अगर होता है, और ये एंगल क्लोजर में ज्यादा पाया जाता है। ओपन एंगल में साइंस के साथ साथ सिम्टम्स थोड़े कम रहते हैं। सो टू समराइज, इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा आपके पास अगर सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली यू विल रश टू अ डॉक्टर। लेकिन इन केसेस जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं, 80% केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कोई सिम्टम्स नहीं कब तक हो सकते हैं? टिल व्हाट वी सी इज, जब तक 80% डैमेज नहीं हो जाता तब तक आपको रियलाइज नहीं होता है 80% डैमेज। अब ये डैमेज क्यों हो रहा है? हमने ड्रम की बात कर ली, नाउ विल टॉक अबाउट अ ब्रूम। ठीक है, हमने जो फूल झाड़ू होती है, झाड़ू समझ लीजिए, झाड़ू की जो फाइबर्स हैं वो हमारी नस है जो ब्रेन से रोशनी लेकर आ रही है आंख में। ठीक है, झाड़ू के फाइबर्स हैं, आउटसाइड फाइबर्स हैं और अंदर के कुछ फाइबर्स हैं। तो जब ये झाड़ू यानी हमारी ऑप्टिक नर्व ये रोशनी लेकर आती है तो ये आंख के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो बाहर के फाइबर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो अंदर के फाइबर्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ये फाइबर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरिफेरल विजन। तो जो यहाँ के फाइबर्स हैं वो मेरे यहाँ के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अंदर के फाइबर्स हैं वो सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कुछ भी सोचिए कि अगर ये एक ब्रूम स्टिक है, इसके ऊपर अगर प्रेशर आ रहा है तो बाहर के फाइबर्स पे प्रेशर ज्यादा बनेगा, अंदर के फाइबर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन ग्लोकोमा। जो ये आपका झाड़ू के जो ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर जिसे कहा जाता है, इस पे प्रेशर आता है तो पहले पेरिफेरी डैमेज होती है, सेंट्रल विजन जो है वो लास्ट तक मेंटेन रहता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई कैन अप्रिशिएट कि यहाँ क्या चल रहा है या यहाँ क्या चल रहा है, आई कैन डू दैट। अगर मेरा फील्ड ऑफ विजन इससे इतना हो जाएगा मुझे नहीं समझ पड़ेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इतना हो जाएगा तब भी नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम एबल टू सी यू। मैं आई शॉप पे, अगर मैं ऑप्टिकल शॉप पे जाके अपना टेस्ट कराती हूँ, मैं पूरा बोर्ड पढ़ पाऊंगी, देयर बी नो सिम्टम्स, इधर और इधर की चीजें चली जाएंगी। एंड दे ऑल्सो डोंट गो इन टोटलिटी, दे गो इन पैचेस लाइक स्पॉट्स, राइट। तो आप जब तक रियलाइज करते हो तब तक आप यहाँ आ जाते हो और तब तक सारा विजन तब तक ये चला गया। एंड एज आई सेड शुरू में कि दिस इज इरिवर्सिबल, वी कैन नॉट ब्रिंग दिस बैक। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे डैमेज होना शुरू किया, हमने डायग्नोज कर लिया, एंड वी कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन। जो ये प्रेशर्स जो हैं आपके बढ़ने के कारण ये डैमेज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हम उसको स्लो कर सकते हैं विद आवर ट्रीटमेंट। स्टॉपिंग इज नॉट पॉसिबल, हम उसे 100% तरीके से स्टॉप नहीं कर सकते हैं कि नहीं आगे डैमेज नहीं होगा। वी कैन डेफिनेटली स्लो इट डाउन टू अ सर्टेन लेवल, उसको हम काफी हद तक रोक सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से, उसको और डैमेज करने से रोका जा सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर किसी को काला मोतियाबिंद हो गया तो वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता या खत्म नहीं हो सकता, उसका प्रोग्रेशन जो है वो स्लो किया जा सकता बिल्कुल, ताकि आपका विजन प्रिजर्व्ड रहे। हम चाहते हैं मैक्सिमम विजन प्रिजर्व्ड रहे, बिल्कुल। सो दैट इज दैट, वो हमारा एम रहता है कि इसीलिए हम कहते हैं कि
जल्दी इसका डायग्नोसिस हो, चाहे आपको पता है नहीं पता है, आप एक बार इसका स्क्रीनिंग जरूर कराएं। सो जो रिकमेंडेड है दैट इज अबव 40, एवरीवन शुड वंस इन देयर लाइफ अंडरगो अ ग्लोकोमा स्क्रीनिंग। ग्लोकोमा 40 के ऊपर सबको एक बार ग्लोकोमा स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। कैसे होता है ये ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट? सो इसमें सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, आंख का प्रेशर देखा जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल रेंज होती है हमारे आंख के प्रेशर की वो 10 से लेके 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच में रहती है। इसके ऊपर कहीं भी जाता है तो हम उसे हाई प्रेशर कहते हैं और हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं गोनियोस्कोपी। इसमें हम ये जानते हैं कि एंगल्स ओपन है या एंगल क्लोज है, जहां से ड्रेनेज हो रहा है बेसिकली पानी का, क्योंकि एंगल से ही ड्रेनेज होता है। तो गोनियोस्कोपी में हम एंगल को देख सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये एंगल पूरी तरह से खुला हुआ है या ये थोड़ा पार्शियली बंद है या ये पूरा बंद है। इससे हमारा ट्रीटमेंट लाइन जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा पर्दे की नस का हम क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, ऑप्टिक नर्व असेसमेंट जिसे कहते हैं, जो हम आंख के अंदर दवा डाल के पुतली फैला के फिर पर्दे का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ मशीनी टेस्ट होते हैं जो हमारे आंख की नस की बनावट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये कितना लॉस में जा रहे हैं। इसको हम रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिनिंग कहते हैं। दैट कैन बी डन विद OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। सिंपल सा टेस्ट, इसमें कोई रेडिएशंस वगैरह कोई इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगते हैं। इट इज जस्ट अ मशीन जो अल्ट्रासाउंड के फिनोमेना पे बेस्ड होती है। जस्ट हैव टू कीप योर चिन ऑन अ मशीन, चिन रेस्ट, एंड मशीन एक आंख की फोटो लेती है। अच्छा, ओके। इसमें आंख को टच नहीं किया जाता है, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, कोई रेडिएशन का रिस्क नहीं रहता है। सेकेंड टेस्ट इज फील्ड टेस्ट, जो हमने विजुअल फील्ड की बात की कि हमारी कितनी दुनिया हम देख पा रहे हैं, तो हम इस फील्ड में कितने डिफेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स बन रहे हैं, कितना डैमेज हो रहा है, इसको फंक्शनली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो द टेस्ट जो हम OCT करते हैं दैट इज फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, कि बनावट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इससे रिजल्टिंग जो फील्ड में चेंजेस आते हैं वो फंक्शनल चेंजेस होते हैं, कि वो हमारे आंख की देखने की क्षमता पे असर कितना कर रहे हैं। सो ऑल दीज टेस्ट इन टोटलिटी वो हमें हेल्प करते हैं आगे का ट्रीटमेंट करने में या आगे के फॉलोअप्स को डिसाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रेशर नॉर्मल आ रहा है या प्रेशर हाई आ रहा है और बाकी जो फाइंडिंग्स हैं वो उससे मैच नहीं कर रही हैं, OCT पे कोई चेंजेस नहीं है लेकिन फील्ड पे चेंजेस आ रहे हैं। फील्ड पे भी मशीन इज मशीन हमें कई बार ये बोल देती है बॉर्डर लाइन है। अच्छा, हाँ, हमें नहीं समझ आ रहा है, मशीन कहती है कि बॉर्डर लाइन है। कुछ मरीजों में ऐसा होता है, कुछ में नहीं होता है, तो मशीन गिव्स यू अ बॉर्डर लाइन स्टेटस। ठीक है। सो दैट इन दैट सिनेरियो यू नीड टू फॉलो अप। आपको दिखाना पड़ेगा रेगुलरली। मे बी दैट विल डिपेंड ऑन द चेंजेस। आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे कि वेदर आपको 3 महीने बाद दिखाना है या 6 महीने बाद दिखाना है या साल भर के फॉलोअप से काम चल जाएगा, या फिर सब कुछ नेगेटिव आता है, यू आर क्लियर्ड ऑफ इट। इवन इफ सब कुछ नेगेटिव आता है एंड यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, फिर भी आपको साल में एक बार फॉलोअप स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। मे बी सारे टेस्ट हर बार रिपीट ना किए जाएं, पर विजुअल फील्ड, OCT और आंख का प्रेशर, ये टेस्ट हमारे रिपीट करने के लिए जरूरी है। कॉस्टिंग कितनी होगी अगर जैसे कराना हो तो? कॉस्टिंग रियली वेरीज फ्रॉम सेटअप टू अ सेटअप, बट रफली अराउंड मैं कहूँ तो सारे टेस्ट are within 3,000 to 4,000, not more than that. ठीक है, तो मतलब 3 से 4,000 के रेंज में ये जो टेस्ट है हो जाते हैं, और हर साल अगर एक बार करा लिया जाए तो इट्स बेटर कि अर्ली डायग्नोस हो जाए। हमारे पास कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अक्सर लोग जब काला मोतियाबिंद के शिकार होते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। आप प्लीज बताइएगा कि ये लक्षण दिखाई दे तो सच में काला मोतियाबिंद के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए या नहीं? आंखों में अगर बहुत ज्यादा दर्द होने लगे अचानक से, उसके साथ में विजन ब्लर हो जाए कि सब कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ये एक शुरुआती संकेत है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि एंगल क्लोजर और ओपन एंगल के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। सो अगर आप एंगल क्लोजर के साथ एक्यूट अटैक में हैं तो आई पेन और ब्लरी विजन, जो आप कह रहे हो कि आंखों में दर्द होता है और धुंधला दिखने लग जाता है, वो बिल्कुल हो सकता है। अब कोई जैसे चश्मा लगाता है, उनका पावर है तो धीरे धीरे उनका पावर बढ़ने लगे कि पहले जैसे जितना पावर था उससे हर 1-2 महीने में पावर एकदम रैपिडली बढ़ रहा है, तो क्या ये भी एक साइन हो सकता है? दिस कैन बी, बट ये बहुत रेयर साइन है। ठीक है। दिस इज अ साइन और बीमारियों का। कैटरैक्ट में ज्यादातर ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पावर होती है, क्योंकि कैटरैक्ट जैसे जैसे बढ़ता है वो आंख की पावर को बहुत तेजी से चेंज कर सकता है। ठीक है। ग्लोकोमा में भी बिफोर एक्यूट अटैक और
इस तरह के चेंजेस में आपको चश्मे का नंबर चेंज हो सकता है। ओके अगर किसी को अचानक से बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा है, आई पेन के साथ भी कि मूवमेंट में भी आंखों के दर्द होने लग रहा है, सर भी भारी लग रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, तो ये भी एक साइन हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन ये जो आप बता रहे हो कि आंख का मूवमेंट करने में भी रिस्ट्रिक्शन लगता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि डबल दिखने लग जाता है, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा हैं। अच्छा आंख की जो मूवमेंट की मांसपेशियां हैं उन पे कोई इफेक्ट होने के कारण, आंख की नस पे कोई और डायरेक्ट इफेक्ट होने के कारण, ब्रेन का कोई लीजन होने के कारण ये फीचर्स आ सकते हैं। डॉक्टर कई बार कुछ लोगों को ना जैसे आपने भी बोली ये चीज कि क्या होता है कि जैसे लाइट अगर हम देख रहे हैं तो हमें तो ये सफेद लाइट दिख रही है लेकिन उन्हें रेनबो कलर्स दिखने लगते हैं आसपास, हेलोज बोलते हैं उसे, कि लाइट के आसपास इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, या कई बार स्पॉटिंग ब्लैक दिखाई चीजें देने लगती हैं। तो अगर इस तरह के स्पेसिफिक सिम्टम्स आए तो हमें तुरंत अलर्ट होना चाहिए? बिल्कुल। ये आप जितने भी सिम्टम्स मुझे बता रहे हो, आई रिलेटेड, आंखों में पेन होना, आंख की मूवमेंट में प्रॉब्लम होना, रेडनेस होना, कलर्ड हेलोज, ब्लरी विजन, पानी आना आंखों से, ये सारे सिम्टम्स आई के वो सिम्टम्स हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेदर इट बी ग्लोकोमा या कोई और सीरियस बीमारी, या एज माइल्ड एज सिर्फ चश्मे का नंबर, या एज सिंपल एज ड्राई आईज। इन एनी ऑफ दीज केसेस यू नीड टू कंसल्ट एन आई डॉक्टर। आप जरूर दिखाएं, क्योंकि कोई भी चीज को नजरअंदाज करके वो एक अगले स्टेप तक जा सकती है। तो हर बीमारी में जो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उससे ज्यादा जरूरी है अर्ली डिटेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जितना जल्दी आप उसे पकड़ लो, आप अपनी लाइफ में उतना खुश रहेंगे। आपको वो टाइम डिसेबिलिटी के साथ या परेशानी के साथ नहीं निकालना पड़ेगा। करेक्ट। तो कोई भी अगर सिम्टम्स आपको आई रिलेटेड होते हैं, तो रादर देन कि आप उसको बर्दाश्त करते रहो या दिन पे दिन निकालते रहो कि खुद ठीक हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक आई कंसल्टेशन ले लें। अगर किसी की डायबिटीज अनकंट्रोल रह रही है लंबे समय से, तो क्या उनमें चांसेस होते हैं काला मोतियाबिंद होने का? बिल्कुल। सो डायबिटीज डायरेक्टली काला मोतिया नहीं करता है, पर डायबिटीज के कारण कई बार पर्दे पे कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। कुछ वैस्कुलर चेंजेस भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट विद डायबिटीज बट विद हाइपरटेंशन ऑल्सो। बीपी की वजह से भी आंख की पर्दे पे जो खून की नलियां होती हैं उनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कोई ब्लॉकेज हो सकती है, कोई अटैक पड़ सकता है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है एंड एज अ कॉम्प्लिकेशन ग्लोकोमा बन सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी काला मोतिया हो सकता है? बिल्कुल। सो हर शुगर के और हाई बीपी के पेशेंट को, इवन इफ अगर उनका शुगर कंट्रोल्ड है, बीपी कंट्रोल्ड है, तो भी साल में एक बार अपने आंख के पर्दे की और नस की जांच जरूर करानी चाहिए। जैसा हमने बताया कि डायलेट करके जो हम ड्रॉप्स डाल के आंख की पुतली फैला के पर्दे का टेस्ट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट जो डायलेशन क्या होता है, कई पेशेंट समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एंटायरिटी ऑफ योर आई, ये आपका प्यूपिल है, ठीक है। दिस इज द की होल फ्रॉम विच मैं इसको देख सकती हूँ। इससे मैं सिर्फ इतना ही आई देख सकती हूँ जितना ये दिखा रहा है, बट रेटिना को पूरा एनालाइज करने के लिए आई नीड टू सी द होल पिक्चर। उसके लिए हम इस प्यूपिल को डायलेट करते हैं, इसको फैलाते हैं, आई ड्रॉप्स डाल के ये फैलाई जाती है एंड देन वी कैन सी द होल रेटिना। तो ये जो डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन है, रेटिना एग्जामिनेशन है, ये हर डायबिटीज और बीपी के पेशेंट का साल में एक बार होना चाहिए। इस ड्रॉप को डालने के बाद ऐसा होता है क्या कि थोड़े दिन थोड़ा सा धुंधला दिखता है? थोड़े दिन नहीं दिखता है, इट्स जस्ट फॉर 4 to 5 आवर्स। 4-5 घंटे के लिए धुंधला दिखता है, स्पेशली नजदीक का धुंधला दिखता है। एंड अगर आप थोड़ा बाहर तेज धूप में या ब्राइट लाइट में जाएंगे तो ग्लेयर या थोड़ी चौंध देता है। ये इसका एक साइड इफेक्ट है विच इज वेरी रिवर्सिबल। 4-5 घंटे में खुद ठीक हो जाता है। सो जब भी आप कभी डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन के लिए या ग्लोकोमा स्क्रीनिंग के लिए जाएं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ एक अटेंडेंट लेकर जाएं, ताकि आपको वापस घर आने में परेशानी ना हो। ठीक है। अगर आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन, तो उसके लिए जो एक दवाई ज्यादातर दी जा रही है दैट इज स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स के लंबे समय के इस्तेमाल से भी काला मोतिया हो सकता है? स्टेरॉइड्स के लंबे समय इस्तेमाल से कैटरैक्ट भी हो सकता है, ग्लोकोमा भी हो सकता है। सो एज अ रूल जो हम पढ़ते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जितने भी सिस्टमिक स्टेरॉइड्स होते हैं, यानी खाने वाले, इंजेक्टेबल्स, इनहेलर्स, या आप कोई ऑइंटमेंट वगैरह अगर लगाते हैं स्टेरॉइड्स का, तो ये सारे मोड ऑफ स्टेरॉइड्स आपको कैटरैक्ट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ग्लोकोमा मोस्टली टॉपिकल स्टेरॉइड से होता है। जैसे आपकी आंख में, फॉर एग्जांपल, आपकी आंख में कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपने डॉक्टर को ना दिखा के आप ओवर द काउंटर चले गए, आपने केमिस्ट से कोई केमिस्ट शॉप से कोई ड्रॉप्स ले ली,
एंड आप वो डालते रहे, दे वर स्टेरॉइड ड्रॉप्स, आपने डाली, आपको लगा आराम हो गया, अगली बार फिर प्रॉब्लम हुई, आपने खुद से लेके डाल ली। सो ये जो लॉन्ग टर्म यूजेज होता है टॉपिकल स्टेरॉइड ड्रॉप्स का, ये काला मोतिया कर सकता है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली इंडिया में, बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, कि आप जाके आराम से ओवर द काउंटर ड्रग्स ले सकते हैं। थोड़ा अवेयरनेस की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट्स आर नॉट अवेयर। मोस्टली एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लिए स्टेरॉइड ड्रॉप्स दी जाती हैं, जैसे आपको आंख में अगर खुजली हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है। इंडिया में वैसे भी बिकॉज ऑफ द डस्ट, पोलेंस, पॉल्यूशन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स की वजह से आंख में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस काफी कॉमन है। इवन बच्चों में, 4-5 साल के बच्चों में, 6-7 साल के बच्चों में अगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है एंड आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ना करा के आप ओवर द काउंटर ड्रग्स लेकर क्रॉनिकली यानी लंबे समय तक स्टेरॉइड्स डालते रहें, तो वो आंख में ग्लोकोमा कर सकते हैं एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज इट। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो धीरे धीरे डैमेज करता जाएगा। ठीक है। जिनका स्क्रीन टाइम का यूज काफी ज्यादा है, 9-10 घंटे उनको लैपटॉप पर देखना है, या उसके बाद जो लोग फोन ज्यादा चलाते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, उनमें भी रिस्क है आज के समय में काला मोतिया होने का? सो स्क्रीन टाइम एज सच इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लोकोमा, बट दैट बीइंग सेड, कुछ तरह के एनवायरनमेंट में अगर आप स्क्रीन ज्यादा करते हैं तो वो आपके जो एंगल क्लोजर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अटैक प्रेसिपिटेट करने के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइट्स ऑफ करके स्क्रीन कर रहे हैं अंधेरे में, या आप बहुत डिम लाइट में, यू जस्ट लाइंग ऑन योर बेड और बहुत डिम लाइट में आप बुक्स पढ़ रहे हैं, सो दैट कैन कॉज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ एंगल क्लोजर अटैक। ऐसा नहीं है कि आपकी आंख में अगर कुछ भी नहीं है तो ये आपको ग्लोकोमा कर देगा, बट अगर आप रिस्क फैक्टर ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर में हैं तो आपको अटैक होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो वी ऑलवेज से, एंड ये सिर्फ ग्लोकोमा के लिए नहीं है, इट इज फॉर जनरल आई हेल्थ ऑल्सो, ड्राइनेस के लिए, आपके चश्मे के नंबर के लिए, हेडेक्स के लिए, आई मसल हेल्थ के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब आप विजुअल वर्क करें, नजर का काम करें, तो आप एक एम्बियंट लाइट में उसको करें, रूम वेल लिट होना चाहिए, and then you should be doing your visual works. जिनको स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है, सैड रहते हैं या गुस्सा रहते हैं और तनाव में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल, इसको हम टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं इन आवर लैंग्वेज, वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड आप थोड़े एंशियस रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में सिस्टमिक डिजीजेज लाइक बीपी, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेज, ये सब होने का भी रिस्क होता है। सो डेफिनेटली ग्लोकोमा इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ऐसे में जिन लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन्हें थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, एक और जैसे आजकल काफी ज्यादा कॉमन है, दैट इज आपने कहा आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल, तो लोग खुद से भी जाकर के लेने लगते हैं आई ड्रॉप्स। तो अगर हम आई ड्रॉप्स लंबे समय से यूज कर रहे हैं, कोई भी स्टेरॉइड वाले नहीं, नॉर्मल वाले भी, जैसे आंख ड्राई हो गई, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, आंखों में खुजली हो रही है, तो आई ड्रॉप्स के इस तरीके के लंबे इस्तेमाल से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, ये भी चांस होता है कि इससे काला मोतिया हो सकता है? आपके लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है कि जो मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ वो स्टेरॉइड है या नहीं है। मे बी यू आर मिस इन्फॉर्म्ड, मे बी आपको किसी ने कहा ये स्टेरॉइड नहीं है, आपने एक बार लिया, आपको अच्छा लगा, आप डालते रहे, शायद वो स्टेरॉइड थी, शायद लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ही आप डाल रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट मे बी आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप तब भी डाल रहे हो। तो कोई भी ड्रॉप्स आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बिना अपने डॉक्टर की सलाह के डालें। आपका डॉक्टर आपको सही डायरेक्शन दे सकता है कि हाँ, ये ड्रॉप्स आपकी आंख में अगर आप 6 महीने तक भी डालें तो दिक्कत नहीं करेगा, या आप इस ड्रॉप को 3 दिन डाल के बंद कर दें, पर ये एक डॉक्टर का प्रेरोगेटिव है। आप इस चीज को डिसाइड करो कि मैं ये लाइफ टाइम ड्रॉप्स डालते रहूं और मुझे कुछ नहीं होगा, दैट इज नॉट राइट। ठीक है। आजकल एक और चीज मेकअप के पर्सपेक्टिव से काफी इस्तेमाल की जा रही है, दैट इज अंडर आई क्रीम, आंखों के नीचे, या फिर काजल, आईलाइनर भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, जिसमें आजकल बहुत ज्यादा केमिकल्स भी मिले रहते हैं, पहले जैसी चीजें तो मिलती नहीं हैं। तो जो लोग काजल, आईलाइनर या अंडर आई क्रीम्स वगैरह लगाते हैं आंखों के अंदर, जैसे मस्कारा वगैरह लगा लिया, तो इनमें रिस्क होता है काला मोतिया? नॉट फॉर ग्लोकोमा, काले मोतिये का रिस्क नहीं है पर से, बट अदर थिंग्स लाइक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर आप सही हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करें। जैसे आपने आई मेकअप लगाया, आपने पूरा दिन स्पेंड किया एंड रात को आप बिना आई मेकअप रिमूव करे सो गए, आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने, आपने वो उतारे नहीं, आप उसको पहन के सो गए, या आपने कॉन्टैक्ट लेंस का हेल्थ हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने उसको वॉश नहीं किया, स्टोरेज ठीक नहीं किया,
अंडर आई क्रीम्स एंड काजल जो भी आप ये स्किन पे अप्लाई करते हो, ये स्किन पे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं. सो ग्लोकोमा डायरेक्टली नहीं करेंगे, बट दे कैन कॉज यू अदर प्रॉब्लम्स. तो वो भी वैसे भी सही चीज नहीं है. नहीं. ठीक है. तो अगर आप मेकअप करते हैं तो आई वुड एडवाइज दैट फॉलो द हाइजीन प्रोटोकॉल्स, कि आप लगा के आप क्लीन करें, आप अपने ही आई मेकअप को यूज करें, डोंट शेयर इट विद अदर पीपल. एंड कोई प्रॉब्लम है तो फिर इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर. ग्लोकोमा अगर एक आंख में हुआ रहता है डॉक्टर, तो जरूरी है कि दूसरी आंख भी अफेक्ट होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आंख अफेक्टेड है, या सिर्फ एक आंख में हो सकता है? सो मोस्टली ग्लोकोमा बायलेटरल होता है. जो चेंजेस एक आंख में हो रहे होते हैं वो चेंजेस दूसरी आंख में भी रहते हैं. देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ एसिमेट्री, कि एक आंख में ज्यादा चेंजेस हैं, एक आंख में कम चेंजेस हैं, बट मोस्टली ये बायलेटरल डिजीज है. यूनिलैटरल यानी एक आंख का हो सकता है, अगर ये आंख में कोई प्रॉब्लम की वजह से हुआ है या ये आंख में चोट लगने की वजह से हुआ है. डेफिनेटली रेयर केसेस में जो जेनेटिक या हेरिडिटरी ग्लोकोमा है वो भी सिर्फ एक आंख में हो सकता है, बट दैट इज अ रेयर थिंग. मोस्टली ये बायलेटरल होता है. मतलब दोनों आंखों को ये अफेक्ट करता है. बिल्कुल. और अगर एक बार ग्लोकोमा हो गया तो क्या आई डैमेज जो है वो परमानेंट के लिए हो जाता है? बिल्कुल. जितना डैमेज ऑलरेडी विजुअल फील्ड पे, ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर पे हो चुका है, उसको हम वापस नहीं ला सकते. इट इज लाइक एनी अदर न्यूरल इंजरी इन द बॉडी. कहीं पे भी नर्व का अगर डैमेज होता है, न्यूरल टिश्यू का डैमेज होता है, हमारी बॉडी में उसको रीजनरेट करने की क्षमता नहीं है. तो नर्व डैमेज को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं. वी कैन ओनली डू व्हाट वी कैन डू इज टू स्टॉप दैट. हम सिर्फ उसे रोक सकते हैं, उसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं. अंधा होने का भी खतरा होता है काला मोतिया? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये पेरिफेरल विजन जो यहाँ से आ रहा है कभी ना कभी तो सेंटर में भी जाएगा. इसका जो लास्ट स्टेज होता है जिसे हम टनल विजन कहते हैं, कि बस आप जहां देख रहे हैं आपको वही चीज दिखेगी. तो टनल विजन इज द लास्ट स्टेज ऑफ ग्लोकोमा, और अगर आप इसको भी क्रॉस कर जाओगे तो यू कैन एंड अप ब्लाइंड. तो ये कितना, आपने कहा कि स्लोली प्रोग्रेस करता है, तो कितने समय में ये स्टार्टिंग से लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है? ये मैम बहुत वेरिएबल है. ये बहुत वेरिएबल है क्योंकि हर आंख एक अलग तरीके से रिस्पॉन्स देती है. आपका ग्लोकोमा के साथ जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी आंख का प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है, किस रेंज में बढ़ा है और कितने टाइम तक बढ़ा है, क्या वो लंबे समय तक 23-24 है, या वो 2 महीने तक 60 के प्रेशर पे है, 2 दिन तक वो 60 के प्रेशर पे है. सो ये सारी चीजें बहुत वेरी करती हैं. डिपेंड करता है कि आप अंडर रिस्क फैक्टर कितने टाइम तक रहे हैं, कि हम ये बता पाएं कि कितना रैपिडली प्रोग्रेस करेगा. तो ऑन एन एवरेज भी अगर किसी को समझना हो तो एक दिन में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल. एक दिन में, जैसे आपको चोट लगी, फॉर एग्जाम्पल चोट लगी, आंख का प्रेशर बढ़ गया. आंख का प्रेशर, आई इज अ स्ट्रेचेबल थिंग. एक लिमिट तक ही वो प्रेशर को टॉलरेट कर सकती है. एक लिमिट के बाद वो प्रेशर को टॉलरेट नहीं करेगा. आप खुद ही सोचो, अगर कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्पंज, एक स्पंज है, ठीक है, उसको लगा रखा है और उसके बाहर मैं एक बलून फुलाती जा रही हूँ, वो स्पंज दबता जा रहा है. वो कितना दबेगा? वो मैक्सिमम जितना दब सकता है वो दब जाएगा. बट स्पंज की क्वालिटी है कि वो वापस आ जाएगा. व्हेन माय बलून, जब मेरा बलून फुस होगा तो वो स्पंज वापस आ जाएगा, बट नर्व फाइबर लेयर वापस नहीं आएगी, वो डैमेज हो जाएगी. सो दैट इज वाई वो एक जो प्रेशर की जो एक बर्दाश्त करने की जो एक हद है, अगर आप उसे क्रॉस कर जाएंगे तो डेफिनेटली वो डैमेज कुछ घंटों में भी कर सकता है. घंटों में भी? ओके. तो अगर हमें समझना हो कि काला मोतियाबिंद के इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग स्टेज से लेकर के लास्ट स्टेज तक, हाँ अगर इतने स्टेजेस हैं तो उस हिसाब से क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए. सो जैसे हमने डिस्कस करा था, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर, और आंखों में और किसी बीमारी की वजह से अगर काला मोतियाबिंद है तो इन सब का ट्रीटमेंट लाइन वेरी करता है. ओपन एंगल में हमारा प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है वो दवाइयों से रहता है, आई ड्रॉप्स. ठीक, इसमें हमारे पास कुछ कुछ कैटेगरी के ड्रॉप्स होते हैं, जिसमें हम एक दवाई से शुरू करते हैं और हम प्रोग्रेशन देखते हैं कि क्या हम एक दवाई से प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहे हैं. सिर्फ प्रेशर कंट्रोल नहीं, क्या हम विजुअल फील्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें प्रोग्रेस करने से रोक पा रहे हैं, क्या ओसीटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें प्रोग्रेस करने से रोक पा रहे हैं. अगर हमारा कंट्रोल अच्छा रहता है, वी मेंटेन द पेशेंट ऑन 1 सिंगल ड्रॉप. जहां हमें कंट्रोल वेवर होता हुआ दिखता है, हम इसमें ड्रॉप्स ऐड करते हैं. अ मैक्सिमम ऑफ अप टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशंस कैन बी कंबाइंड एंड गिवन टू द पेशेंट. हम उसको दे सकते हैं 4 ड्रॉप्स तक. जब हमारी दवाइयाँ जवाब दे जाती हैं कि भाई
इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन द लास्ट ऑप्शन रिमेन्स कि हम उसमें सर्जिकली प्रोसीड करें. सर्जरी इज अ वेरी एंड स्टेज डिसीजन फॉर अस बिकॉज कैटरैक्ट सर्जरी की तरह ग्लोकोमा सर्जरी इज नॉट सिंपल. कैटरैक्ट सर्जरी में जैसे हमें पता है हमने ऑपरेशन करा, मोतियाबिंद निकाला, लेंस डाला, दिख गया. ग्लोकोमा सर्जरी में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो ये पानी इतना आ रहा है जो ड्रम में भर रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, हम ऑपरेशन करके उसको बाहर निकलने का एक रास्ता दे रहे हैं. ठीक है, पर अब आप सोचिए कि लंबे समय से कोई आंख एक हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में रह रही है, हमने उसमें एक जरिया और निकाल दिया कि वहां से पानी निकलता जाए. उसका जो एडजस्टमेंट होता है ओवर द टाइम कि पहले तो मैं इतना प्रेशर झेल रही थी, अब सडनली इतना हो गया, ये एक तरह से चैलेंजिंग हो जाता है आंख के लिए. एंड इन सम पेशेंट्स ये एक रिवर्स डिजीज भी कर सकता है. दैट मीन्स इसको हम कहते हैं स्नफ आउट सिंड्रोम. इसका मतलब है कि ऑपरेशन के बाद भी रोशनी जा सकती है. अच्छा. सो इट इज अ लिटिल रिस्की प्रोसीजर इन एडवांस्ड केसेस, जब बहुत एडवांस हो जाते हैं. एंगल क्लोजर की तरफ अगर हम आए तो एंगल क्लोजर में जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है दैट इज लेजर. हम लेजर थेरेपी देते हैं जिसमें हम एंगल का जो पानी का ड्रेनेज का सिस्टम है उसमें बेसिकली एक छेद बना देते हैं लेजर करके आयरिस में कि वो पानी का ड्रेनेज इजीली होता रहे. सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. 5 मिनट का प्रोसीजर है. इसमें कोई अगेन इंजेक्शंस नहीं लगते हैं, कोई पट्टी नहीं लगती है, कोई टांका नहीं लगता है. इट्स जस्ट अ लेजर प्रोसीजर. द सेकेंड स्टेप कम्स विद मेडिकेशन, क्योंकि कई बार सिर्फ लेजर से कंट्रोल नहीं होता है, हमें ड्रॉप्स देनी ही पड़ती हैं. एंड द लास्ट स्टेज इज अगेन द ग्लोकोमा सर्जरी. ठीक है. आजकल ग्लोकोमा सर्जरी में काफी लेटेस्ट एडवांसेस हैं विच आर नॉट लाइक द प्रीवियस सर्जरी जिसमें स्नफ आउट सिंड्रोम के ज्यादा रिस्क होते थे, जो कि हमारा एक पूरा ग्रॉस सर्जरी होती थी, ग्लोकोमा फिल्ट्रेशन सर्जरी. अब मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरीज आर ऑल्सो देयर, जिसमें हम छोटे स्टेंट्स या वॉल्स डाल के भी इस ड्रेनेज को प्रमोट कर सकते हैं. सो दे आर सेफर ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस. एंड इट रियली डिपेंड्स कि आपका ग्लोकोमा का स्टेज कहाँ तक पहुंचा है कि हमें कौन सा प्रोसीजर डिसाइड करना होगा. परफेक्ट. ओके. तो अगर हमारी ऑडियंस ये जानना चाहे कि काला मोतियाबिंद को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं? आप काला मोतिया प्रिवेंट नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. इट इज नॉट अ प्रिवेंटेबल डिजीज, इट इज ओनली अ ट्रीटेबल एंड इट इज नॉट अ प्रिवेंटेबल डिजीज. यू कैन ओनली डायग्नोज इट अर्ली. आप उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. तो अगर काला मोतियाबिंद को पकने से हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऐसा नहीं है? सो काला मोतिया में ऐसा कुछ नहीं होता पकने का. पकड़ने के लिए हमें रोकना चाहिए उसे. ठीक है. इट हैज टू. सो जैसा सुना भी होगा, ग्लोकोमा को कहते हैं साइलेंट किलर ऑफ साइट. हाँ. शांति से अपना काम करता है, काम करके निकल जाता है. जितना जल्दी हम उसको शांति वाले चीज को पकड़ लें उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उतना डैमेज लॉस हम रोक सकते हैं. सो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द बेस्ट प्रिवेंशन इन केस ऑफ ग्लोकोमा. बिल्कुल. तो आप जल्दी से जल्दी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप 40 के अबव हैं, अगर आपको आई में कोई और प्रॉब्लम है या आपको ऑलरेडी ग्लोकोमा डायग्नोस्ड है, इन ऑल दीज कंडीशंस आप अपने आई डॉक्टर के पास जाएं, रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं और इसको मॉनिटर में रखें. यही एक इसका प्रिवेंटिव ऑप्शन है. और 4-5 ऐसे रेड फ्लैग्स भी बता दीजिए कि ये रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए. सो अगर अटैक जैसा कोई भी सिनेरियो आपके पास आता है, जैसे आपको आंख में रेडनेस हो गई, आंखें लाल हो गई हैं, दर्द कर रही हैं, कलर्ड हेलोज दिख रहे हैं या ब्लरी विजन हो रहा है, वो आप तुरंत आएं. आपको क्रॉनिकली हेडेक रहता है जिसका कोई और कारण आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, आपने MRI करा लिए, CT करा लिए, ENT को दिखा लिया, कोई साइनस की दिक्कत नहीं है, चश्मे का नंबर नहीं है, तब भी आपके हेडेक्स परसिस्ट कर रहे हैं, आप एक बार आई चेकअप, अपना ग्लोकोमा स्क्रीनिंग जरूर कराएं. आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आंट्स, अंकल, किसी को भी, बिल्कुल जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है, मौसी, मामा, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी, आपके कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, किसी को भी अगर काला मोतिया है तो आप स्क्रीनिंग जरूर कराएं. आप एक बार 40 पे कराएं एंड देन एटलीस्ट एवरी 5 year और सो यू शुड गेट इट डन टिल यू आर 60 एंड 60 के बाद आप ईयरली कराएं.
ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना बिल्कुल। चाहिए, बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हमने काला मोतियाबिंद पर बहुत अच्छी खासी डिस्कशन की है। आपने हमें हर एक एस्पेक्ट को बताया, सिम्टम्स क्या हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए पॉडकास्ट यूजफुल होने जा रहा है एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। Sure. Thank you so much for having me here. It was a wonderful experience. थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों काला मोतियाबिंद से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।